गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ है हिंदी भाषा और व्याकरण। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है, वह ज़रिया है जिसके द्वारा हम आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, चाहे वो हम लिखें, बोलें, किसी भी प्रकार से, जिससे हमारी बातों को दूसरा व्यक्ति समझे, वही भाषा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी प्रकार से अपने भावों को प्रकट करता है। जैसे पक्षी चहचहाते हैं तथा विभिन्न जानवर अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, परंतु मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। अपने भावों को प्रकट करने के लिए उसके पास दो साधन हैं। अर्थात इन लाइनों में बताया गया है कि संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सबको अपने विचारों को, अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है। हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर, संकेत के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी पर रहने वाला जानवर, कीड़े मकोड़े ये भी अपनी बात अपनी भाषा में बोलते हैं। जैसे पक्षी चहचहाते हैं, जो भी जिनकी आवाज़ें हैं उससे अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा के दो साधन होते हैं। वह अपने विचार को अन्य लोगों के समक्ष मौखिक रूप से व्यक्त करता है। जैसे हम नॉर्मली बातें करते हैं तो ये हमारा मौखिक रूप है, जिससे हम बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को सुन रहा है। यह हमारा हो गया मौखिक रूप। इसके द्वारा हमारी बातों को दूसरा व्यक्ति समझ रहा है। सेकंड, वे अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करें। कुछ व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं और हमें अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना है, चाहे दूर हो, तो हम अपनी बात को लिखकर एक पत्र के रूप में अपनी बातों को उस तक पहुँचा सकते हैं। हम अपनी बातों को लिखकर उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, तो वो व्यक्ति हमारी बात को, हमारी भाषा को समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उपयुक्त दोनों विधियों में विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात स्पष्ट हो रहा है कि इन माध्यमों का प्रयोग करना, जिससे हम अपनी बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। सभी प्राणी भावों के आदान प्रदान के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ये सभी करते हैं अपनी भाषा का प्रयोग। उपर्युक्त चित्रों में भी पहले चित्र में दो महिलाएं बोलकर आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रही है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दो महिलाएं बोलकर, बातें कर अपना आदान प्रदान कर रही हैं। तो इसका मतलब है वे अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त कर रही हैं। दूसरी पिक्चर में बताया गया है कि दो बच्चे बैठे हैं और वो अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी विचारों को लिखकर व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अर्थात हम भाषा को एक रूप में, परिभाषा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को सुनकर अपना अथवा पढ़कर समझता है। हमने अपनी बातें बोली, अपनी लिखी, बोली, तो दूसरा व्यक्ति समझता है। इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति बोलता है या लिखता है हमारे लिए, तो हम भी उसकी बात को ऐसे ही समझते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। मौखिक मतलब बोलकर, इसमें वक्ता यानी बोलने वाला अपनी बातों को बोलता है
और श्रोता यानी कि सुनने वाला उसकी बातों को सुनकर उसका रिस्पॉन्स देता है, उसका आंसर रिप्लाई करता है। जैसे भाषा वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर उसे समझता है, उसे ही मौखिक रूप कहते हैं। जैसे टेलीफोन पर बात करना, भाषण देना, यानी कि एक नेता लोग भाषण देते हैं या कोई व्यक्ति भाषण देता है तो उसको दूसरे लोग सुनते हैं। वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन करना, आपस में वार्तालाप करना। नाटक को सुनना, कोई मंच पर नाटक हो रहा है तो उसको दर्शक देखने आते हैं, उसको समझते हैं, तो ये हमारा हुआ मौखिक भाषा। रेडियो के कार्यक्रम आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, सबसे पुराना रूप है, क्योंकि उस पहले ज़माने में जब लोग लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे और एक जगह से दूसरी जगह बातों को भेजना नहीं जानते थे, फ़ोन का यूज़ नहीं होता था, उससे पहले हम मौखिक रूप से ही बातें हुआ करती थी। लिखित भाषा, दूसरा नंबर है लिखित भाषा। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर उसे समझता है। जिस व्यक्ति को अपनी बात कहनी है, दूसरे तक बात पहुंचानी है, वो बोलना नहीं चाहता है, लिखकर भेजना चाहता है, वो सोचता है कि किसी और तरीके से हमारी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, तो उसके लिए वो लिखकर अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और वो उस बात को समझता है पढ़कर। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप लिखित भाषा में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे आप पढ़कर समझते हैं, जैसे आपका पत्र, लेटर, समाचार पत्र, मैगज़ीन्स, इतने सारी चीज़ें हैं जो लिखी आती हैं और आप उसे पढ़कर ही समझते हैं। उदाहरण के लिए है पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। भाषा का लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है, यानी कि हम अपनी भाषा को लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो वो लिखित भाषा हमारे पास सुरक्षित रखी रहती है, हम जब चाहे उसको खोलकर पढ़ सकते हैं। यह रूप भाषा को मान्यता प्रदान करता है। भाषा का एक अन्य रूप भी है सांकेतिक। सांकेतिक में इशारा करना, अपनी बातों को इशारों से समझाना। भाषा के इस रूप का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है, बहुत ही कम इसका यूज़ किया जाता है। इस भाषा का ज़्यादातर आपका प्रयोग होता है लिखित भाषा और मौखिक भाषा का। अब आपको बता देंगे सांकेतिक भाषा क्या है। सुनिए, जब संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा अपनी बात समझाई जाती है और समझी जाती है तब वे सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़े यातायात नियंत्रित करते सिपाही के संकेत। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब चौराहे पर एक पुलिस खड़ी होती है, चौराहे का जो सिपाही है, ट्रैफिक पुलिस है जो खड़ी होती है, वो इशारों से ही बताता है इधर दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ये वाला स्टॉप है, तो हम वो संकेत से बताता है, तो वो हुआ सांकेतिक भाषा। मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, जो गूंगे व्यक्ति होते हैं उनका वार्तालाप भी इशारों से होता है। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। अब है मातृभाषा। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार से बोलना सीखता है और अपने परिवार जैसे ही भाषा बोलता है। जैसे लोग बोलते होंगे उसके परिवार के, वैसे ही वो व्यक्ति, बच्चा बोलता है, तो वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता व अपनाता है मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा।
वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो देश में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, प्रयोग की जाती है, वो होती है राष्ट्रभाषा। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा है, जैसे अमेरिका की अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसी। तो ये भाषा अपने राष्ट्र के अंदर बोली जाती हैं, तो वो होती है राष्ट्रीय भाषा। राजभाषा वह भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों के कामकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। देश के कार्यालयों के कामकाज के अनुसार की जाती है ये भाषा, उसे कहते हैं राजभाषा। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। भारत की राजभाषा, हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हमारे भारत की राजभाषा है हिंदी। तो हिंदी को कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर सन 1949 को हमारे देश की राजभाषा बनी हिंदी। और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य कर दी गई। जो देश में राज कार्य होते हैं, केंद्रीय क्षेत्र में काम होते हैं, वो सब के लिए अनिवार्य थी हिंदी भाषा। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानक भाषा, विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है ये मानक भाषा कहलाती है। जिस भाषा को मान्यता दी जाए कि ये राष्ट्र में बोली जाए, देश में बोली जाए, तो वही मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है, जैसे गई, गई, अंत, अंत, शुद्ध, शुद्ध। एक ही शब्द को किस प्रकार से लिखा जा रहा है और हम किस प्रकार से मानते हैं, उसे एक रूपता लाया गया है, वही होती है हमारी मानक भाषा। बोली तथा भाषा। अब हम पढ़ेंगे बोली तथा भाषा क्या होती है। भाषा का अल्प विकसित रूप है बोली। अल्प विकसित, जो विकसित नहीं हुआ है अभी तक, उसे कहते हैं बोली, जो आम लोग बोलते हैं। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है। जो सामान्य लोग भाषा बोलते हैं वही होती है बोली। इसमें लोकगीतों का, लोकोक्तियों का उदाहरण प्रयोग किया जाता है। इसका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। ये बोली जो होती है वो मौखिक रूप में ही प्रयोग की जाती है। हिंदी भाषा की बोलियां 18 बोलियां प्रचलित हैं। इसके विपरीत बोली का विकसित रूप होती है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है, जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, कश्मीर की कश्मीरी आदि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये बेटा बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें से हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, इन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होता है? विश्व में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी विभिन्न प्रांतों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। ये भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाती हैं। मुख से निकली ध्वनि को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। जो हमारी मुख से ध्वनि निकलती है और हम जिस रूप में उसको लिख रहे हैं वो होती है लिपि।
हमारे भारत देश में देवनागरी लिपि प्रयोग की जाती है। हम जो हिंदी भाषा लिखते हैं वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। मनुष्य ने लिपि का प्रयोग करके इससे अपनी बातों को, अपने विचारों को आगे वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि होती है, जैसे संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, मराठी देवनागरी, उर्दू, फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, फ्रांसीसी रोमन, अरबी फारसी। हमने निम्न भाषाओं की लिपि पढ़ी है। इससे आगे हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।